महेश पाटिल साहब को जोड़ लेते हैं और उनसे ऑफ कोर्स बजट और मार्केट पर की दोनों की बातचीत होगी। महेश जी, हम एसबीआई के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार वो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन लार्जली कल जिस तरह का एक्शन वो फिस्कल डेफिसिट फ्रंट पर सरकार ने कहा है FY25 में आएगा और उसके बाद जो कह रहे हैं वो 5% के नीचे का वो आंकड़ा टारगेट कर रहे हैं, उससे सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी देखने को मिली। एसबीआई जैसे प्लेस कितने अट्रैक्टिव हो जाते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में? क्या आप भी दाव पीएसयू बैंकों पर लगा रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? या नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सो आई मीन जो बजट के बाद देखा है कि एक तो जिस तरह से गवर्नमेंट का जो पाथ है, राइट, फिस्कल कंसोलिडेशन का, यहाँ से लग रहा है कि वो 5.1% फिस्कल डेफिसिट, आगे जाके 4.5% की बात चल रही है। तो इसके कारण हमारी अपेक्षा है कि इंटरेस्ट रेट्स है, राइट, और अदर जो 10 ईयर बॉन्ड डील है वहाँ पे हमने रैली देखी थी और उसकी और रैली होने की गुंजाइश है अगले 1 साल में। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है वहाँ पे भी इंडिया का इंक्लूजन है, तो उसके कारण भी थोड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वहाँ पे आपको रैली हो सकती है। तो पीएसयू बैंक्स नॉर्मली देखे जाए कि उनके पास ज्यादा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, तो वहाँ पे उनको मार्क टू मार्केट गेन होगा, उसके कारण थोड़ी रैली हमने देखी है वहाँ पे। बट बाय एंड लार्ज पीएसयू बैंक्स के जो ओवरऑल नतीजे आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन है और करंट जो सिचुएशन है, लिक्विडिटी सिचुएशन काफी टाइट है, सिस्टम लिक्विडिटी भी नेगेटिव चल रही है। इसलिए जो बैंक्स की डिपॉजिट फ्रेंचाइज अच्छी है और जिसका लोन टू डिपॉजिट रेशियो कम है, वहाँ पे उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वहाँ पे पीएसयू बैंक्स ज्यादा अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस देखा है रिसेंटली वो चले जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में यहाँ से आगे जाके री रेटिंग तो काफी हद तक हो गई है अभी। तो जब तक क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है और एनपीएस कॉर्पोरेट एनपीए साइकिल ठीक ठाक है, तब तक आई थिंक पीएसयू बैंक्स अच्छे कर सकते हैं। बट हमें लग रहा है कि यहाँ से भी बड़ी जो री रेटिंग की संभावना थी वो काफी हद तक पीएसयू बैंक्स में अभी होगी। अभी यहाँ से वो शायद बैंक ब्रॉडर बाकी जो बैंक्स है उसके आसपास ही यहाँ से रिटर्न्स दे सकते हैं। इस बीच जरा एक बार बीपीसीएल का चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। नाउ बीपीसीएल एट ऑल टाइम हाई, बीपीसीएल ऑल टाइम हाई। और याद रखिएगा एक और चीज़, मतलब ये तेज़ी शुरू हुई थी 7 नवंबर को, यानी अगर मैं नवंबर भी पूरा इंक्लूड कर लूँ, दिसंबर जनवरी, तो ये बीपीसीएल के करियर का सबसे वर्टिकल राइज है, सबसे ज़्यादा वर्टिकल राइज है। महेश जी, लास्ट टाइम ही मेरा डिस्कशन आपसे हो रहा था, आई मीन 559 ऑल टाइम हाई, 3 महीने में वर्टिकल राइज। ओएमसीज पर सर आपकी राय इस वक्त, और ये प्राइस क्या कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का है या नहीं? तो सेक्टर में अगर देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जनरली हमने देखी है कि पीएसयूज में एक तरह से बॉयल्टी है, वहाँ पे री रेटिंग हो रही है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर बात की तो एक तो अपेक्षा थी कि कुछ प्राइस कट्स होंगे, बट अभी तक कुछ हमने देखा नहीं है। बट आई थिंक एक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वो जो ऑयल पीएसयूज है, वहाँ पे मेजर बेनिफिट ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन्स का है। सो रिफाइनिंग मार्जिन्स का जो आउटलुक है वो काफ़ी ठीक ठाक है। हमने देखा है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स, ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं और इसके कारण इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है और यहाँ पे हमने अर्निंग्स अपग्रेड भी देखे हैं। सो हालांकि ये सेक्टर में हमें इतना ज़्यादा ओवरवेट और पॉजिटिव व्यू नहीं है, बिकॉज एक गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आगे जाके प्राइस पेट्रोल और इसके दाम अगर घटते हैं और गवर्नमेंट प्राइसेस कम करती है तो यहाँ पे मार्जिन में इम्पैक्ट आ सकता है। तो थोड़ा सा वो ध्यान में रख के करना चाहिए। बट अदरवाइज फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंपनीज वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस लेवल पे हैं। तो रिफाइनिंग मार्जिन अगर अच्छा रहता है आगे जाके भी, तो यहाँ से अर्निंग्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ठीक रह सकती है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ऑफ कोर्स आज खासा इंटरेस्ट और 9% कुछ स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिए हैं।
BPCL, IOC आज के टॉप परफॉर्मर्स है। पाटिल जी, कुछ और स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे कि सोमवार को किन कंपनियों के नतीजे आएंगे। उसमें ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल है, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स हैं, टाटा केमिकल्स मिड कैप साइड पर है। सुमित, टाटा केमिकल्स और खास तौर से आपका अशोक लेलैंड क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा? देखिए, टाटा केमिकल के केस में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पहले तो वैल्यू वाइज बहुत सस्ता स्टॉक है। टाटा ग्रुप का सबसे सस्ता स्टॉक अगर कोई है तो टाटा केमिकल है। तो बाजार ऑलरेडी बहुत हद तक इसको डिस्काउंट करके बैठा है। 8% के आसपास के रेवेन्यू गिरावट का अनुमान है, 38% मुनाफे में गिरावट का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पे करीब 767 करोड़ रुपए का एबिटा 922 करोड़ रुपए के सामने, और मार्जिन में 1 से 2% के आसपास के श्रिंक की बातचीत YOY बेसिस पे रहेंगी। क्योंकि इनकी यूरोपियन बिजनेस और कीनियन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा इशू है, तो वो कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन Q on Q बेसिस पे नंबर शायद थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो की मार्केट्स है वहाँ पे टाटा केमिकल के, वहाँ पे सोडा ऐश के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं। अगर ऐसा होता है और वो कंपनी Q on Q नंबर्स में रिफ्लेक्ट करता है तो स्टॉक शायद बेटर रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अदरवाइज YOY बेसिस पे बाजार मान के चल रहा है कि थोड़े वीक साइड पर नंबर शायद टाटा केमिकल दे सकता है। दूसरी तरफ अशोक लेलैंड के केस में जो वॉल्यूम का नंबर है वो करीब 42,241 के आसपास, 47,562 के सामने। नंबर्स के लिहाज से देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस करीब 960 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा, 797 करोड़ रुपए के सामने। और मुनाफे फ्रंट पर भी नंबर्स में बेटर ग्रोथ है, करीब 490 करोड़ रुपए का मुनाफा रहेगा, 356 करोड़ रुपए के सामने नंबर रहेगा। मार्जिन 10.5%, 8.5%। तो YOY बेसिस पर एक अच्छे नंबर्स रहने का अनुमान है। मोरलेस Q on Q बेसिस पर नंबर्स फ्लैट रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बेस बड़ा था और कंपटीशन की तरफ से ज़्यादा पिचिंग थी। लेकिन रियलाइजेशन इंप्रूव रहेंगे, और इस क्वार्टर के अंदर की वो डिस्काउंटिंग ज़्यादा होती है नए प्राइसेस देने की वजह से, कि नए साल में नए प्राइसिंग होती है, तो ये पार्ट रहेगा। लेकिन Q on Q नंबर फ्लैट टू नेगेटिव, YOY साइड पे थोड़े अच्छे नंबर रहने का अनुमान है। ओके, अशोक लेलैंड का नंबर्स की एक्सपेक्टेशन और टाटा केमिकल आपने देखा। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाटिल साहब, अभी आप अशोक लेलैंड के नंबर्स को सुन रहे थे और इनफैक्ट कल आपने कुछ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट भी देखे। टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, मारुति वेंट टू ऑल टाइम हाई, आपने मंथली सेल्स फिगर भी देखी। सर, अभी ऑटो में आपकी चॉइसेस क्या हैं इस वक्त, स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर अगर मैं इसी ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा सेगमेंट वाइज बाइसेक्ट कर दूं, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट, क्या चीज़ करना ज़्यादा सही समझेंगे आप इस वक्त? तो ऑटो सेक्टर में एक तो कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है वहाँ पे हमने लास्ट 1-2 साल में काफ़ी अच्छे नंबर्स देखे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। तो यहाँ से आगे जाके वो लग रहा है कि थोड़ी सी नरमी हो सकती है, बिकॉज जो ग्रोथ हुई है, हालांकि ये सेक्टर थोड़ा सिक्लिकल रहता है, तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो सकती है। उसके मुकाबले हमें टू व्हीलर सेक्टर में आगे जाते ग्रोथ अच्छी दिख रही है। ये सेक्टर थोड़ा लेट रिकवरी था, कोविड के बाद उसमें रिकवरी थोड़ी स्लो थी, और अभी रिसेंटली ये सेक्टर ने जो प्री कोविड के जो लेवल्स थे कि उसको पार कर दिया है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ, और जैसे कि रूरल इकोनॉमी भी अभी थोड़ी वीक चल रही है, जहाँ पे वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो टू व्हीलर सेक्टर में आपको वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाते हुए अच्छी दिखती है। और फोर व्हीलर से जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेक्टर है वहाँ पे हमें पॉजिटिव है। इवन फोर व्हीलर में भी नेक्स्ट ईयर आउटलुक ऐसा बन रहा है कि थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। आई मीन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की जो आउटलुक है नेक्स्ट ईयर वो दिखा रही है, बट वहाँ पे कंपनीज की मार्जिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश, बिकॉज एक चीज हमें देखने को दिख रही है, ऑटो सेक्टर में प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड काफी अच्छी तरह से चल रहा है। प्रीमियमाइजेशन माने कि जो एसयूवीज है और जो कंपनीज में कार्स में जो ज्यादा फीचर्स वाले कार्स है वो ज्यादा बिक रही है, तो इसीलिए एवरेज सेलिंग प्राइस जो कार की है वो बढ़ रही है। उसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से काफी आगे बढ़ रहा है। सो टू व्हीलर और फोर व्हीलर आई थिंक ऑटो सेक्टर में एरियाज है जहाँ पे आउटलुक आगे जाके भी ठीक रहेगा। पाटिल साहब, मैं ना एक बेन कैपिटल की रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर उन्होंने कहा है कि अगले 3 से 5 सालों में वो भारत में अकेले $7 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज इन्होंने ढूंढी हुई हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ा मौका उनको लग रहा है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का पैसा खर्च हो रहा है तो रियल एस्टेट उभर कर आएगा। लेकिन ये सारी कंपनियां एक तो आसमान छू रहे हैं इनके वैल्यूएशंस, और ऑफ कोर्स स्टॉक्स पे पहले से रन अप देखने को मिला है। अगर एक नए निवेशक को दांव खेलना हो रियल्टी में, किस पर आपकी नज़र होगी, अप्रोच क्या रहनी चाहिए?
तो आपकी बात सही है कि रियल एस्टेट सेक्टर और से कुछ सेक्टर है जहाँ पे लास्ट एक साल में काफ़ी स्टॉक चले हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है। और आई मीन नियर टर्म में शायद यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स में कंसोलिडेशन हो सकता है और कुछ करेक्शन भी हो सकती है, बट हमें देखने के लंबे तरफ से देखना चाहिए साइकिल कहाँ पे है साइकिल में। सो रियल एस्टेट साइकिल लगभग 8-10 साल के बाद के यहाँ पे रिकवरी दिख रही है। 2012 से लेके 13 से लेके को प्री कोविड तक यहाँ पे काफ़ी हम लोग ने डाउन टर्न देखा था इस सेक्टर में। तो अभी लास्ट 2 साल से ये सेक्टर में वापस इम्प्रूवमेंट हुआ है। और रिसेंटली ये जो हम लोग ने जो पहले जो पीक पार की थी इन टर्म्स ऑफ जो हाउसिंग टोटल यूनिट्स की सेल्स है पहले साइकिल में, वो अभी वही लेवल को अभी पार कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये साइकिल की समवेयर इन द मिड ऑफ द साइकिल है। सो नॉर्मली ये साइकिल देखते हैं, रियल साइकिल लगभग 4, 5 और 6 इयर्स तक चलते हैं। तो अगेन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आई थिंक अगर साइकिल के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया थी उसको पकड़ के रखना चाहिए। और हमारा आउटलुक भी सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक जो रन अप हुआ है इसके कारण थोड़ा सा कॉशियस है, बट यहाँ पे आपको देखनी चाहिए कि जो अच्छी कंपनीज है जिनकी अच्छी ब्रांड है, बैलेंस शीट है, बिकॉज ये सेक्टर में क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन काफी हद तक हो रहा है और एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस है। जो कंपनीज अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पा रही है वही आगे जाके मार्केट शेयर गेन कर सकती है। ओके पहले साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज की इस बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आपने आउटलुक शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।